नमस्कार, मैं चेतना विदर्भ टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कोरोना काल के संकट में डॉक्टर, नर्स और पुलिस ने एक कोरोना योद्धा की भूमिका बखूबी निभाई है। बात अगर डॉक्टर और नर्स से की जाए तो आज भी वो अपना काम लगातार कर रहे हैं हम सब के लिए। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने हॉस्पिटल से, अपने क्लिनिक से बाहर निकल के ज़मीनी तौर पर कार्य करते हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर ऐसे ही मौजूद है जिन्होंने अपना कर्तव्य का पालन करते हुए भी अपनी सामाजिक काम को भी जारी रखा और वो कोरोना के उस काल में जो शुरुआत के 3 महीने जब हम लॉकडाउन थे अपने घरों में, उस समय उन्होंने सड़कों पे निकल के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। 10,000 से भी ज़्यादा उन्होंने मास्क लोगों तक पहुंचाए, 8,000 से भी ज़्यादा उन्होंने सैनिटाइज़र लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। और मैं बात कर रही हूं डॉक्टर दिलीप अर्जुने की। तो आइए डॉक्टर दिलीप अर्जुने से हम बात करते हैं और जानते हैं उनके सोशल एक्टिविटीज़ को कि आखिर उनके मन में ऐसा क्या आया कि वो बाहर निकल के लोगों तक पहुँचे, उनके लिए काम किया, और जानेंगे उनकी इस जर्नी के बारे में। सर, सबसे पहले आपका विदर्भ टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप अर्जुने, MBBS MD इन पैथोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, और मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ और सकरदरा स्क्वायर पे मेरी 2002 से पैथोलॉजी लैब है। जब इंडिया में 11 मार्च को पहली बार कोरोना का पेशेंट मिला तो मैं डॉक्टर होने के नाते कोरोना के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। फिर भी ऐसा लगा कि थोड़े लिटरेचर देख लिया जाए। लिटरेचर देखने के बाद ऐसा मालूम गिरा कि अभी ये धीरे धीरे होते हुए पूरे चीन में, चीन से दूसरे देशों में, और दूसरे देशों में मतलब इंडिया में भी ज़रूर आएगा। उस वक्त इसके ऊपर किसी भी प्रकार का अभ्यास या कोई डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सिर्फ हमको इसको प्रिवेंट करना था, और प्रिवेंटिव मेजर में 3 चीज़ें आ रही थी। एक तो मास्क, दूसरा सैनिटाइज़र, तीसरा सोप यानी साबुन, और चौथा कि जो लोग हैं सब जने एक प्रॉपर डिस्टेंस, जिसको 2 गज की दूरी ऐसा मेंटेन करे, इस प्रकार से ये था। हाँ, जहाँ तक 2 गज की दूरी आपने को मेंटेन करना है तो ये इजी काम है, लेकिन मास्क और सैनिटाइज़र वो पीरियड में जहाँ 11 मार्च को हम कितने भी मेडिकल स्टोर ढूंढे, एक भी मेडिकल स्टोर में 1 या 2 के मास्क सैनिटाइज़र के अलावा किसी प्रकार का मास्क अवेलेबल नहीं था। आप कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाओ। बीइंग अ डॉक्टर, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, और मैंने मेरे सोशल वर्क के इसमें दिल्ली से नेशनल, इंटरनेशनल, नागपुर लेवल से लायंस क्लब से, इवन कृपाल तुमाने साहब से, ऐसे काफ़ी अवार्ड ले चुका हूँ मैं। इट इज़ फॉर द सोशल वर्क। और मैं सोशल वर्क ये मेरा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ सोसायटी के तरफ, जिसको मराठी में बोलते हैं की सोसायटीचं, समाजाचं काहीतरी देणं लागतंय। और जब मैंने ये सब सुना तो इतने सारे मास्क आएंगे कहाँ से? मैं पूरे नागपुर को तो सप्लाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ मैं अटैच था, मैं पहले से स्टूडेंट लाइफ से वृद्धाश्रम, अनाथालय, गरीब लोग, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, रिक्शा वाले, सफाई कामगार, कोई भी रहो और किसी भी प्रकार की उनको मदद लगे तो मैं बिल्कुल आगे आ जाता था। अभी बात ऐसी थी कि वृद्धाश्रम जहाँ जहाँ मैं विज़िट करता हूँ, जहाँ जहाँ उनको साल भर में 1 या 2 बार चेकअप करता हूँ, वो ऐसे एक उंटखाना रोड पे होम फॉर एजेड एंड हैंडीकैप्ड है, दूसरा उमरेड रोड पे पंचवटी में वृद्धाश्रम है, और एक शांति नगर में है जिसका मुझे आधार ऐसा कुछ तो भी नाम है। आई हैव नॉट कन्फर्म अबाउट इट्स नेम। और जब देखा मैंने कि इतने सारे ओल्ड पेशेंट जो मेरे को हर वक्त जाता हूँ तो दुआएं देते हैं, तो मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बस निकलते ही लैब में बता दिया कि आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा आने में। हाँ,
तब तक आप सब सैंपल वगैरह कलेक्ट करके रख दो, आने के बाद रिपोर्टिंग करेंगे। जो नेसेसरी जो कॉटन कपड़ा है वो लेके 3 अलग अलग टेलर से, एक अयोध्या नगर, दूसरा मेडिकल स्क्वायर और तीसरा श्री कृष्ण नगर, हर एक से 1,000 कॉटन के मास्क बनवाए। और जब तक मैं नागपुर के आधे से ज़्यादा मेडिकल स्टोर, वहाँ से ही गाड़ी आगे बढ़ा के वर्धा, वहाँ से ही आगे बढ़ा के गाड़ी अमरावती, ऐसे तीनों शहर से जितने भी सैनिटाइज़र मुझे कलेक्ट करना है वो मैंने कलेक्ट किए। और तब तक मैंने मेरे टेलर को बोल के रखा था कि आपको ये मास्क मेरे को 8 o'clock 9 o'clock देना है। ये सब सामग्री जमा हो गई और दूसरे दिन मैं 8 बजे से मेरा काम शुरू हो गया। सबसे पहले सभी वृद्धाश्रम को, पंचवटी आश्रम से चालू किया था मैंने ये काम। वहाँ जाके सबको मास्क और सैनिटाइज़र दिए। उनको डेटॉल सोप जो है, सबसे अच्छे क्वालिटी की जो सोप रहती है हैंड वॉश करने, क्योंकि ओल्ड एजेड पेशेंट में जो प्रतिकार शक्ति जो है वो कम रहती है। और तभी बस एक ही, आज भी हो एक ही एम है अपना कि प्रतिकार शक्ति बना के रखो। तभी भी बस इतना ही था कि ये 3 चीज़ें मेंटेन करो, सैनिटाइज़र, मास्क एंड सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग, और अपने तरफ से अपनी केयर करो। तो मैंने ऐसा 2 दिन में 3,000 मास्क और 1,500 के आजू बाजू सैनिटाइज़र सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए। आई नेवर यूज़ अ वर्ड डोनेट, आई एम नो वन टू डोनेट एनीथिंग, कि मैं दाता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जो भी मेरे समाज के तरफ मेरा जो देना बनता है वो सोच के ये सबको बांटे। फिर बाद में जैसा जैसा लोगों को मालूम हुआ कि डॉक्टर दिलीप अर्जुनिया ऐसे कोई एक डॉक्टर है, वैसे नाम काफ़ी आता रहता है मेरा पेपर में अच्छे कामों के लिए। लेकिन तो आपने कभी पब्लिसिटी का नहीं किया। नहीं है। और अभी तक कितने मास्क और कितने सैनिटाइजर आपने बांटे हैं? हाँ मैडम, अभी तक मैं कैलकुलेट करूँ तो वो होने के बाद फिर थोड़ा स्लो डाउन आ गया। स्लो डाउन मीन्स नॉट इन द डिसीज, बीमारी में स्लो डाउन नहीं। तब तक मेडिकल स्टोर पे मास्क और सैनिटाइज़र अवेलेबल हो गए। फिर मुझे फ़ोन आने लगे कि हमारी एक संस्था है, हमारी एक बैंक है, वहाँ पे मास्क नहीं मिल रहे हैं, सैनिटाइज़र नहीं मिल रहे। तो टिल डेट यानी आज के तारीख तक मैंने 7,000 सैनिटाइज़र, 7,000 मास्क, 3,000 सैनिटाइज़र और 10,000 डेटॉल सोप, और आज भी ये मेरे गाड़ी में भी रखे रहते। मेरा वर्किंग प्लेस है जो लेबॉर्ट्री, वहाँ पे भी रखे रहते हैं। मतलब करीबन मैंने आज तक 7,000 मास्क, 3,000 सैनिटाइज़र और 10,000 डेटॉल सोप अभी तक बांटे हैं। और उसका स्टॉक मैंने हमेशा के लिए मेरे पास रहता है कि कोई डिमांड करे। उसके बाद जो मेरा ये शुरू हुआ, आते जाते जब मैं गाड़ी से आता था तो देखता था कि कोई रिक्शे वाला है, कोई स्वीपर है, वो भी इंसान है, किसी को ही मास्क पहन के दिखता नहीं था। तो मैंने फिर वो प्रोजेक्ट थोड़ा डाइवर्ट किया, और ऐसा कोई दिखा तो मैं मेरी गाड़ी एक साइड में लेके उनको आवाज़ दे के खुद उनके मुंह को बांध के दिए, और इसका उपयोग ऐसा करना है, इससे ये अपने को प्रिवेंट होगा। अपने भारत देश में अभी क्या चालू है उनको समझा के, और उनको भी मैंने एक एक सैनिटाइज़र दिए। ऐसा नहीं कि अमीर है तो उसको एक दे दिए और गरीब है तो उसको एक में 5 लेने के लिए बोले। फिर जो टेम्पल्स के सामने, मस्जिद के सामने जो गरीब लोग बैठते हैं वो रोटी के हिसाब से बैठते हैं। मेन उनका जो उद्देश्य है कि 2 वक्त का खाना या 1 वक्त का खाना मिल जाए। ये काम मैं इसीलिए नहीं कर रहा था कि उस पीरियड में बहुत से दूसरे ट्रस्ट थे कि जो खाना बांट रहे थे। मैंने प्रिवेंशन के तरफ ध्यान दिया, और बाद में मंदिर मस्जिद के सामने गरीब लोगों को खुद जाके वहाँ फिर से वही मास्क और सैनिटाइज़र बांटे। और साथ में
जब जब मेरे प्रेस में नोट्स आई, जब जब मैं कोई मीडिया में जब जब मैं बोलना चाहा, फिर वो सोशल मीडिया फेसबुक रहो या फिर व्हाट्सअप रहो, मैं एक बात हरदम बोलता था, कोरोना है वो हमारे हाथ में नहीं है, कब जाएगा हमें मालूम नहीं है। लेकिन इसके वजह से क्या हो रहा था कि जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है वो बेचारे घबरा गए। क्यों? कि उनको लगता था कि मैं दवाखाने में जाऊंगा और अभी तो इसका ये चालू है, पेंडेमिक चालू है, तो वो जाने से घबराते थे। और उसी वजह से क्या हुआ कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है, उन्होंने ये जो मार्च महीने से टेंशन लेके रखे है, ये स्ट्रेस करके रखे है। तो आज मैं ऑब्जर्व करता हूँ मेरे पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री में कि जिनके शुगर कोई 1 साल पहले नॉर्मल आते थे, उनके आज रिपोर्ट्स 300 350 आ रहा है। इतने इसमें भी मेरे पैथोलॉजी के वर्क के साथ उसको 5 मिनट के लिए कैबिन में बुलाता हूँ और उससे बात करता हूँ कि कोरोना के साथ तो हमको लड़ना ही है, आज ना कल जाएगा, जितना भी दिन लगेंगे जाएगा, लेकिन डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन तो अपने हाथ में है। इनको डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना तो अपने हाथ में है। तो उनको भी मैं काउंसलिंग किया, अवेयरनेस किया। हाँ, और ये स्थिति में सबको मदद का हाथ दिया मैंने। जिन्होंने आज भी कोई मुझे बोले कि डॉक्टर साहब मुझे इतने इतने सैनिटाइज़र ला के दो, तो मैंने अभी तक किसी को ऐसा जवाब नहीं दिया है कि मेडिकल स्टोर में अब मिलने लगे हैं, जाइए मेडिकल स्टोर से खरीदें। नहीं, कितने होना और पर्सनल आपका काम अभी भी जारी है। मेरा काम जारी है। सर फिर उसके बाद हाँ बोलिए मैडम। नहीं, ये तो बात सैनिटाइज़र की हो गई, मास्क की हो गई, लेकिन आपने जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके लिए आपने मोबाइल्स भी जो बच्चों के लिए अवेलेबल करा के दिए हैं, उसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ मैडम, ये ऐसा है कि मैं अभी नागपुर में रहता हूँ। जब 87 में मैं एडमिशन के लिए आया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में, तो यहीं MBBS MD करके नागपुर में ही सेटल हुआ हूँ। मैं प्रॉपर वैसे धामनगांव रेलवे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, वो छोटे से प्लेस में रहता हूँ। मैं गरीब नहीं था, लेकिन मैंने गरीबी और पैसे का इम्पोर्टेंस बहुत नज़दीक से देखा है। और अभी मैं जब कभी घर पे जाता हूँ तो बच्चों को पूछता हूँ, मेरे दोनों बच्चे भवंस में पढ़ते हैं श्री कृष्ण नगर ब्रांच में, कि बेटा ये आप दिन भर ये मोबाइल लेके बैठते हो और जिनके पास मोबाइल नहीं है वो क्या करते होंगे? तो उन्होंने सिंपल सा जवाब दे दिया, पापा बोले हमारे स्कूल में ऐसे लोग एडमिट ही नहीं होते कि जिनको मोबाइल लेना कोई बड़ा प्रॉब्लम है, सबके मम्मी डैडी एफिशिएंट है लेने के लिए। तो फिर मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में, यानी जैसे अपने सोशल मीडिया के ग्रुप रहते या फिर दूसरे गांव में जो है मेरे 11वीं 12वीं के दोस्त, सबके ग्रुप में एक मैसेज डाला कि जिनके पास एक्स्ट्रा एंड्रॉयड रखे हैं, हाँ, वो मेरे एड्रेस पे पहुंचा दे। फिर लोगों के कुछ फ़ोन आने लगे, लोग खुद आने लगे। कोई लोग ऐसे भी है कि जब तक अपन बोलते नहीं हैं तब तक वो यानी आगे नहीं बढ़ते। तो ऐसे भी लोग देखा कि बोलने के बाद उन्होंने नए मोबाइल भी मेरे लैब में छोड़े हैं। फिर इसके बाद अब पर्टिकुलर पुअर जो स्टूडेंट है उनको कैसे ढूंढना, तो बीइंग अ सोशल टच हर एक के साथ, कुछ टीचर्स, कुछ हेडमास्टर, जैसा अभी मैं आने से पहले यहाँ से शायद 25 किलोमीटर कोई सूराबर्डी करके गांव है, वहाँ की जो स्कूल है वहाँ के प्रिंसिपल का फ़ोन आया था कि सर एक बार आपका सम्मान करना है कि आज ही आपने भेजे जो 5 मोबाइल जो है, आप तो नहीं आए लेकिन आपके द्वारा हम बांट दिए। और ऐसे कुल मिला के, जैसा आदर्श संस्कार स्कूल श्री कृष्ण नगर में एक स्कूल है, इवन आउट ऑफ स्टेशन बाहर गांव खेड़े में पारशिवनी डिस्ट्रिक्ट तालुका में एक मोगरा करके गांव है, वहाँ पायल तागड़े नाम की बच्ची है, बहुत होशियार बच्ची है। तो उसका लोकशाही वार्ता में उसका न्यूज़ आया था। तो मैंने और वो स्कूल की टॉपर थी,
90% अचीव किए थे, लेकिन जिसका जो उसका घर का जो फ़ोटो दिया था झोपड़ी का, तो मैंने उसके जो जिसने न्यूज़ लगाया था लोक सेवा, उससे बात की है। उसको बोलो कि उसके टीचर्स और पेरेंट्स से मेरी बात करवाए, और उनके साथ बात करवाने के बाद वो बच्ची को और पेरेंट्स को और टीचर को लैब में आए वो लोग, और उनको मैंने खुद के लिए जो लिया था मोबाइल, कि अभी बहुत दिन हो गए मेरा मोबाइल लेके, अभी दूसरा लेना है, तो वो मोबाइल मैंने मेरे अलमारी से निकाल के, वो सैमसंग का मोबाइल था, वो बढ़िया मोबाइल था, वो बच्ची को मैंने डोनेट नहीं भेंट किया मैंने, हाँ, कि ताकि वो बड़ी होके उसको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए और उसकी पढ़ाई ना रुके। और ऐसे कई लोगों के अभी भी फ़ोन आते हैं, कम से कम 25-26 मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल गरीब बच्चों को देने के बाद कोई भी मुझे कोई डिमांड करता है, तो मैं उनको ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास के ख़त्म हो गए हैं। मैं ये बोलता हूँ उनको, मैं कोशिश करता हूँ जहाँ से भी मिलते हैं। आखिर मेरे भी कुछ लिमिटेशंस है, एंड्रॉयड छोटी चीज़ तो है नहीं। हाँ, 8 से 10 हज़ार की रहती है, तो उनको बोलता हूँ कि जैसे मेरे पास रिसीव हो जाएगा, तुम्हारा नंबर दे दो और मैं आपको फ़ोन करके लैब में उनको लैब में बुला के, सभी जने लैब में आए, पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ। और मेन बोले तो जो इनकरेजिंग रहता है, जैसा आज मैं जो टीवी के सामने बैठा हूँ, विदर्भ टीवी करके एक फेमस नाम है, ये नागपुर का जाना माना नाम है, वैसे कुछ पेपर्स वालों ने, लोकमत, लोकशाही वार्ता, हितवाद, तरुण भारत, दैनिक भास्कर, इन्होंने मेरे जो न्यूज़ है वो बहुत अच्छे तरह से कवर किए हैं। और उसके वजह से लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ पे कोई ऐसा हेल्पिंग पर्सन रहता है लेबॉर्ट्री में, कि जो अपनी नीड पूरी कर सके। आज भी मुझे कोई बोले कि मुझे किताबें होना, तो मैं उसको ना नहीं बोलूँगा, वो गरीब लड़के को मैं बिल्कुल दे दूँगा। सर पूरा ऑल ओवर जो लॉकडाउन के जो 3 महीने आपने काम किया, आपका काम अभी भी शुरू है, तो उस पूरे समय में आपका ऑल ओवर एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? हाँ, एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि वृद्धाश्रम में जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। वहाँ साल में से 1-2 बार मैं जाता हूँ, कार्यक्रम लेता हूँ। वो मेरे एक परिवार के जैसा हो गया वो पंचवटी का वृद्धाश्रम। वहाँ जब भी जाता हूँ मैं, मेरे डॉक्टर के साथ मैं एक पोएट भी हूँ। मेरे 2-3 किताबें पोएम्स के पब्लिश हुए हैं, उसमें 2 मराठी के, 1 हिंदी के। ये सब मैंने वृद्धाश्रम में पब्लिश किया कार्यक्रम। और जैसा पहला जो बुक है उसमें से जो पैसे मिले, हाँ, वो उनको डोनेट कर दिया, फिर दूसरा बुक, फिर तीसरा बुक, ऐसा करते करते। और उनके जो एक्सप्रेशन है, उनके एक्सप्रेशन मैं जब देखता था, ऑब्जर्व करता था, हाँ, तो जैसे 8-10 लेडीज़ रही तो कोई किसी के आँख से पानी आ जाता था। वो तब की बात है, जब मैं मेरी किताब छपवाने के बाद जो भी मेरे को अमाउंट मिला, तो किसी के आँख में पानी आ जाता। मैं सबका, डॉक्टर होने के बाद भी मेरे को बड़ों के सामने झुकने में बिल्कुल ये नहीं लगता। सबका आशीर्वाद लिया, रोए लोग, तू हमारे बेटा जैसे ही है बेटा आज। हाँ, तो उनका जो ये रहा, वो बिल्कुल अभी भी बोलते हैं वो कि कुछ दिक्कत रही, डॉक्टर साहब को फ़ोन लगा, वहाँ के जो केयर टेकर है। बाकी फिर कुछ लोग ऐसे हैं जैसे बैंकिंग पर्सन्स है, उनको कुछ ऐसा ज़्यादा फर्क गिरा नहीं, क्योंकि उनके लिए मास्क लेना, सैनिटाइज़र लेना ये कुछ। उसके बाद जो स्टूडेंट है उनको काफ़ी फ़र्क गिरा, उनके टीचर्स के, उनके पेरेंट्स के, सबके फ़ोन आ गए। अभी मैं जैसा बताया कि आते समय जस्ट 15 मिनट पहले वहाँ के उन्होंने 5-6 स्टूडेंट के फ़ोटो डाले हैं, और उनके जो प्रिंसिपल है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमारे स्कूल को एक बार विज़िट करो, आपका सम्मान करना है। मतलब सम्मान करने जैसी इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अभी 5 सितंबर है, शिक्षक दिन जो रहता है, अगर आपका कोई कार्यक्रम रहता है, वैसे तो कोरोना के वजह से कोई कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम अरेंज नहीं कर रहा है कोई, अगर रहा और मेरे पास वक्त रहा तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो सबसे अच्छे जो बेनिफिट जो मिला है लोगों को,
वो वृद्धाश्रम को और बच्चों के पढ़ाई में, ऑनलाइन पढ़ाई में। हाँ, इवन ये तो अपना नागपुर है, नांदेड़ से भी मुझे एक फ़ोन आया है कि सर मुझे एक मोबाइल दे दो, मैं बहुत गरीब बच्चा हूँ। तो मैंने, मेरा जो बैचमेट है वहाँ का, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा करके, उसको फ़ोन लगाया और उसको बताया मैंने कि फर्स्ट नाम लेके कि भाई इसका एड्रेस ले और इसको तेरे तरफ से एक व्यवस्था कर दे, बाद में देख लेंगे क्या करना है। तो मतलब आपने अपने और आपके साथ जो भी लोग जुड़े हैं उनको एक तरह से आपने इंस्पायर भी किया कि किस तरह से इस लॉकडाउन में हम एक मदद का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि सागर से अगर कुछ बूंदें छलक जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस कुछ बूंदों से दूसरों को जीवन दान मिल जाता है। सर, और एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि बाबा साहब ने भी कहा समाजाला देना काही लागतं, हमारा कुछ कर्तव्य है। जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम समाज के लिए कुछ करें, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें, और आपने एक डॉक्टर होकर देवदूत की भूमिका निभा के इसे साकार किया है। क्या बताना चाहेंगे आप, जो हमारा यूथ है जो पढ़ लिख के बाहर जाता है और कहीं ना कहीं अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं निभा पाता, या फिर नहीं, जैसे कि आपने कहा कि आपने दूसरों को अवेयर किया, दूसरों को जगाया कि आप भी कुछ कीजिए, तो उसकी कितनी ज़रूरत आज अपनी सोसाइटी को है? हाँ मैडम, ये अपने शोकांतिका जिसको बोलते हैं समाज की, बाबा साहब मेरे आदर्श है। और उन्होंने जो 2-3 सेंटेंस बोले कि फर्स्टली आई एम इंडियन, लास्टली आई एम इंडियन, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस रहा उनका कि आधी रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। हाँ, तीसरा अपने हक के लिए लड़ो। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर जाते जाते उन्होंने देखा हमारे जो समाज के लिए उन्होंने काम किया, वो समाज के जो गरीब लोग हैं दीक्षा भूमि पे ज़्यादा दिखते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग जो है, हाँ, वो रिटायरमेंट होने के बाद कुछ तो भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप मीडिया पे टाइम पास करने के लिए उनके पोस्ट डालते हैं। और मैं अभी भी उनको आदर्श मानता हूँ, और पढ़ाई जो है उसको सबसे पहले इम्पोर्टेंस देता हूँ मैं। पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के साथ साथ और एक चीज़ भूल रहे हैं लोग कि उन्होंने बोला था कि अगर आपको कोई भी फील्ड में सक्सेस पाना है तो पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारे पास पावर होना। पावर मीन्स इट इज़ अ पॉलिटिकल पावर। मुझे राजनीति में नहीं जाना है, लेकिन हमारे जितने भी आज के तारीख में लगे ख़राब किसी को अगर मैं बोलता हूँ तो, आज जितने भी हमारे समाज के लीडर्स है सब डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सब बस हमको आमदार का पोस्ट कैसे मिलेगा, खासदार का पोस्ट कैसे मिलेगा। हाँ, 14 अप्रैल दशहरा, 6 दिसंबर यहाँ तक सीमित है। हमने जैसा डॉक्टर बाबा साहब ने सोचा था, मेरी काफ़ी स्टडी है उनके ऊपर, जैसा उन्होंने सोचा था कि मेरा समाज कैसा रहेगा, आज हम उनके सपने पूरे नहीं कर सकते। बोलूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जब मेरी जिम्मेदारियाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ जो है वो जिस वक्त ख़त्म हो जाएंगी, जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्ची की शादी, हाँ, आई विल टोटली डिवोटेड टू सोसाइटी। आज मैं खुद अकेला बाबा साहब बन के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को समाज के लोग हंसेंगे, बेटा पैसे कमा, डॉक्टर बना है तो। हाँ, जब मेरे पोस्ट देखता हूँ तो कुछ कुछ पोस्ट के ऊपर सीधा लिखा रहता है कि ये अवार्ड के पीछे मत लग, डॉक्टर है तू, यही पैसे कमाने का वक्त है। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 60-65 का जब हो जाएगा तू, तब तो पैसे नहीं कमा पाएगा। तो मैं उनको बड़े विनम्रता के साथ बोलता हूँ कि मेरे को जो 2 टाइम का जो खाना मिलता है इट इज़ सफिशिएंट। मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन मैं दे रहा हूँ, इट इज़ सफिशिएंट। जिसने भी मदद मांगा है, अब हर एक को तो पूछ नहीं सकते कुछ होना क्या कुछ हो, जिसने भी मदद मांगा है उसको मैं मदद कर देता हूँ। आफ्टर ऑल मेरे दिल में बस बाबा साहब बोले तो बाबा साहब बसे हैं। और मैं आज जो भी हूँ यहाँ बैठा, हाँ, ये मेरा पढ़ाई, मेरा इंटेलिजेंट, मेरा पेशा, इसके अलावा
जो आशीर्वाद है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का आशीर्वाद है। अलावा ये मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि एक डॉक्टर बन के और उन्हीं की रहा के वो 100% काम करते थे तो मैं 1% काम कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है मैडम। कोरोना काल का संकट कुछ ऐसा संकट था कि हमने कुछ ऐसे दिन देखे जो अब तक हमें दिखाई नहीं दिए, और ऐसे में कई हाथ आगे आए जो मदद के लिए आए हुए थे। और ऐसे एक हाथ के बारे में, ऐसे ही एक देवदूत के बारे में जो डॉक्टर उभर के आए, उनसे हमने बात की, डॉक्टर दिलीप अर्जुन ने, जिन्होंने किस तरह सोशल एक्टिविटीज़ में वो शुरू से ही काम करते आए हैं, लेकिन इन कोरोना के 3 महीनों में जब काफ़ी गंभीर स्थिति थी, ऐसे में वो उभर के आए और उन्होंने खुद तो काम किया ही, लेकिन अपने जो कलीग्स थे, उनसे जो जुड़े, उनका फ्रेंड सर्कल था, उनके कुछ ग्रुप थे, उन्हें भी इंस्पायर किया लगातार काम करने के लिए। और उन्हीं की वजह से आज वो सिर्फ बुज़ुर्गों तक नहीं बल्कि और मेडिकल के तरह ही, मतलब जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइज़र, इतना ही नहीं बल्कि मोबाइल भी उन्होंने, एंड्रॉयड मोबाइल भी लोगों को, बच्चों को उन्होंने दिए। मतलब हम कह सकते हैं कि बुज़ुर्गों से लेकर, बच्चों से लेकर हर वर्ग के लोगों को उन्होंने मदद करने की पुरजोर कोशिश की है, और उनके इस पूरे काम को विदर्भ टीवी उनकी प्रशंसा करती है।